नमस्कार, सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। 3 तलाक के प्रतिबंधित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के शोषण से जुड़ी हुई एक और व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट इस महीने सुनवाई शुरू कर सकता है। यह व्यवस्था है निकाह हलाला और बहुविवाह। निकाह हलाला की व्यवस्था के तहत अगर कोई मुस्लिम पति पत्नी का तलाक हो जाता है और कुछ समय के बाद ये पति पत्नी फिर से साथ आना चाहें तो यह तभी संभव है जब पत्नी किसी अन्य पुरुष से शादी करे और उस पुरुष से तलाक के बाद फिर अपने पति के पास वो आ सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की इजाज़त के सवाल पर भी राय देगा। ज़्यादातर इस्लाम धर्म के जानकार भी निकाह हलाला को गैर इस्लामिक मानते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस मामले को सर्वोच्च अदालत 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच को सौंप दे और इस मामले की त्वरित सुनवाई हो। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि वो इस मामले को देखेगी और सरकार से अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है। इस पूरे मसले को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आइए पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने बहुविवाह और निकाह हलाला को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को मंजूरी दे दी और इस मामले पर केंद्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई थी कि मामले की जल्दी सुनवाई हो और इन याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वो इस मामले को देख रहे हैं। इस बीच कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को केंद्र सरकार की तरफ से याचिका पर जवाब दाखिल करने की मंजूरी भी दे दी है। भारत का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों या कानून के हिसाब से 2 निकाह हलाला और बहुविवाह को मान्यता दी गई है, लेकिन दायर की गई याचिका में कहा गया है कि ट्रिपल तलाक IPC की धारा 498A के तहत एक क्रूरता है, वहीं निकाह हलाला IPC की धारा 375 के तहत बलात्कार है। बहुविवाह IPC की धारा 494 के तहत अपराध है। याचिकाकर्ताओं और इस्लाम धर्म के कुछ जानकारों का कहना है कि निकाह हलाला गैर इस्लामिक भी है। हाल ही में कम से कम 35 मुस्लिम महिलाओं ने बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, बहुविवाह के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए केंद्र से अपील की। इस तरह की मांग समय समय पर महिला संगठन भी उठाते रहे हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं में निकाह हलाला की प्रथा खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। और आइए आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। मेरी दाईं तरफ से शाइस्ता अंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की और लखनऊ से ख़ास तौर पर हमारे साथ शामिल होने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाइस्ता जी। उनके साथ ही खड़े हैं मुफ्ती एजाज अरशद काशमी साहब, सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और उनके साथ ही खड़ी हुई हैं पिंकी आनंद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे भारत सरकार की। पिंकी आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन और फेसबुक के ज़रिए हमारे पास कई सवाल आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। उन सवालों को हम लेते हैं और अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। फेसबुक पर कृष्णा प्रकाश ने हमें सवाल भेजा है। वो कहते हैं कि हम लोग कब तक ये कहते रहेंगे कि हलाला मुसलमानों का धार्मिक मुद्दा है, इसमें कानून बनाना संविधान का उल्लंघन करना है, और अगर ऐसा होता है तो महिलाओं का उत्थान कैसे होगा। फेसबुक पर एक और सवाल आया है। ये सवाल भेजा है नीता खांडेकर ने और उनका कहना है कि निकाह हलाला एक बहुत ही बुरी प्रथा है। यह एक स्त्री के स्वाभिमान के खिलाफ प्रथा भी है। और एक हृदय यादव चंपारण बिहार से उन्होंने सवाल भेजा है। उनका कहना है कि निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा अमानवीय है, असंवैधानिक है और शर्मनाक है। 21वीं सदी में जहां समानता का अधिकार, लैंगिक भेदभाव दूर करने की बात हो रही है, वहां कुछ शोषणकारी शक्तियां महिलाओं को गुलाम बनाए रखने की पक्षधर हैं। इस तरह से हम नए भारत का निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो और भी कई सवाल हैं और हमारे जो बाकी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन शाइस्ता अंबर, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे
कि ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया और उसका काफ़ी स्वागत हुआ समाज के हर वर्ग में, न सिर्फ मुस्लिम समुदाय में बल्कि देश के बाकी समुदाय की महिलाओं ने भी कहा कि शोषण का शोषण की जो एक व्यवस्था थी उसका अंत हुआ। और उसी संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने निकाह हलाला का मामला है। ये कितना बड़ा मसला है जहाँ तक मुस्लिम महिलाओं का सवाल है? ये मैं तो सबसे पहले अपने देश की सर्वोच्च अदालत का मैं धन्यवाद दूंगी और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि वो उन महिलाओं के लिए इंसाफ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कहीं गलत होता है तो पूरी तरह से एक सख्त आवाज़ में बोलते हैं। जब 2005 में हमने महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया तो मेरे ऊपर शारीरिक, मानसिक और मौखिक बहुत ज़्यादा हमले हुए और कहा ये देश में कभी नहीं हो सकता है कि देश में आप कोई संविधान, वो भी मुस्लिम लॉ लाएं। आप महिला पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना के सामने खड़ी होने की आपकी हिम्मत कैसे पड़ी? और आप कैसे कह सकती हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट आएगा तो मुस्लिम मैरिज एक्ट बनना ज़रूरी है? तो हमने कहा इसलिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सर्वोच्च हम लोग जिसको मानते हैं वो हमारा संविधान है, लेकिन जहाँ भी कुछ मामले हैं निकाह, खुला और तलाक के, इसका ये मामला संविधान में नहीं है और संविधान ने आर्बिट्रेशन ने 1918 में हमको दिया हुआ एक्ट कि हम अपने छोटे छोटे समूह को बनाकर अपने तरीके से उनकी सुलह सफाई कर लें, सुलह उनको करा लें, परिवार को जोड़ दें, क्योंकि लाखों रुपया वकीलों की फीस नहीं दे सकते हैं गरीब लड़कियां। तो इसलिए अब हमने दोबारा, अब जब फैसला आया तो हम लोग बहुत खुश हुए। जैसे आपने अभी चैनल ने बताया, मैं अपनी बहनों की मिठाई खा रही हूँ, खिला रही हूँ। जब हमने अपने वकील से पूछा, आरिफ मोहम्मद खान साहब से, कि 3 तलाक तो बैन हो गया लेकिन ये निकाह हलाला कब खत्म होगा, तो उन्हीं ने भी यही कहा कि शाइस्ता परेशान ना हो, इसमें भी हम देंगे। तो हमें भी, हम उससे टच में हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से, और ये जब हमने दे दिया, ये हलाला पे भी हमने भी पिटीशन दे दिया है और ये इंशाल्लाह जरूर आएगा, क्योंकि हलाला को सबसे पहले हम ही ऐसे थे जो हमने कहा था हलाला एक बलात्कार है। औरत की पूरी जिंदगी शर्म से गुजरती है, वो अपने घर में क्या, समाज में, खानदान में कहीं बैठने लायक नहीं होती है। उसके आत्मसम्मान को, उसके मनोबल को चकनाचूर करके चबा लेते हैं और उसके साथ में बहुत बुरा करते हैं। ये इस्लाम की स्पिरिट से, इस्लाम की एजुकेशन से, इस्लाम की टीचिंग से बिल्कुल अगेंस्ट है और इसको हम खत्म करके रहेंगे। ये बुरी प्रथा है। जी एजाज साहब, आपके पास आना चाहूँगा कि मैंने कई मुस्लिम स्कॉलर्स से बात की है, उनका ये कहना है कि निकाह हलाला जो है वो गैर इस्लामिक है, इस्लाम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर ये व्यवस्था कैसे कायम है समाज में, और क्यों बरेली में 30-35 महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्यों महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और कई बार जो मुस्लिम समाज के कई लीडरान हैं जो इसका विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब, निकाह हलाला इस्लाम में इसकी व्यवस्था है और इसको बने रहना चाहिए। मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी जिसका दूर दूर तक इस्लाम से कोई रिश्ता ना होना, इस्लाम से बल्कि समाजी ज़िंदगी से भी हमको कहीं कोई उसका रिश्ता नज़र नहीं आता। अगर कुछ लोगों को उस पर सियासत करनी होती है या इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होती है, मुसलमान अपने मज़हब से ख़ुद टकराने की कुछ लोगों की फितरत होती है और चैलेंज करने की कि हमारा बड़ा चेहरा सामने आ जाएगा, हम अपने मज़हब को ख़ुद चैलेंज करें, तो उन लोगों को मुबारक हो। हम तो सिर्फ एक मिसाल आपसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेंगे कि किसी भी इस्लामिक किताब में या इस्लामिक शरिया में या कुरान में, हदीस में या कहीं भी एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर बता दीजिए जहां हलाला और निकाह, इस तरह से निकाह हलाला का ये टर्म यूज़ हुआ हो, या इस तरीके की कोई बात हो, या इस तरह की कोई व्यवस्था को जस्टिफाई किया गया हो, या इस तरीके से, मेरी बात कहने दीजिए, फिर आप कहीं भी कोई भी, जहां तक जो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए से 2-3 इंसिडेंट दिखाए गए हैं, 2-3 चैनलों ने दिखाया, दोनों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और दोनों ने माफ़ी मांगी है कि ये फेक है, स्टिंग ऑपरेशन थे। तो हमारे इल्म में तो अभी तक इस तरह से निकाह हलाला कहीं पर, अलबत्ता ये है कि उसके खिलाफ बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हमारे सामने आई है, न्यूयॉर्क जैसी बहुत सारी प्रथाएं हमारे सामने आई हैं जो हिंदू धर्म में चल रही हैं इस वक्त, जो कहीं ज़्यादा गैर इंसानी है। वो प्रथा पर तो हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रथा पर इसलिए बहस करेंगे कि एक पोलराइजेशन की सियासत होती है। अरशद काशमी साहब, ये बहुत आसान होता है जब भी, ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का सवाल नहीं है, दुनिया भर में जब भी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, चाहे वो वोटिंग राइट का सवाल हो, चाहे वो और दूसरे मसले हों, चाहे उनको पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए और दूसरी कुरीतियां जो उनके खिलाफ हैं, जब भी आवाज़ उठाई गई है, उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि वो धर्म विरोधी गतिविधि कर रही हैं, वो उनको लेकर राजनीति की जा रही है। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि अब हम लोग काउंसलिंग शुरू करेंगे कि आप एक बार में इंस्टेंट
ट्रिपल तलाक ना करें, लेकिन ट्रिपल तलाक में आपको बुराई नहीं दिखती है, क्यों? देखिए, मैं दोनों बात का जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ट्रिपल तलाक पर रोकथाम की बात आई, उसको कलअदम करार दिया, तो हम लोगों ने उसको खैर मकदम किया। देखिए, ट्रिपल तलाक हमेशा हर आदमी कंडम करता है कि ये गैर इंसानी अमल है। एक ऑप्शन के तौर पर उसको देखा गया था कि कभी इंसानी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो उसका इस्तेमाल हो सकता है, वरना उसकी हौसला अफजाई या उसको जस्टिफाई कभी किसी ने नहीं किया, सबने गलत किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की सभी रीजनल लैंग्वेज में अपना लिटरेचर छापे हुआ है, जिसमें ट्रिपल तलाक के खिलाफ अभियान छेड़े हुआ है। आज से नहीं, 1972-73 जब से चला है तब से इस्लाह मुआशरा का एक बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट कायम है, और जगह जगह जाकर के कंपेन करते हैं कि नहीं, ये ट्रिपल तलाक समाजी बुराई है। जितने उलमा हैं, अइम्मा हैं, बाज़ाब्ता मस्जिदों से तकरीर करते हैं। यही वजह है कि इन कंपेन के नतीजे में आज ट्रिपल तलाक का रेशियो, बड़े बड़े सर्वे आ चुके हैं मीडिया ग्रुप के, जिसमें एक तो मुसलमानों में तलाक का रेशियो सबसे कम, और उन तलाक में जो ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का रेशियो है वो 0.3 है। ये सारे मीडिया, हमारा सर्वे नहीं है, ये टाइम्स जैसे ग्रुप का सर्वे है और बहुत सारे मीडिया हाउस का सर्वे है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे समाज के मुकाबले में हमारे यहाँ ये तलाक की प्रथा कितनी कम है। पिंकी आनंद जी, आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट करती हैं कोर्ट में, आप बड़ी लॉ ऑफिसर हैं भारत सरकार की। ट्रिपल तलाक के बाद जो निकाह हलाला का मामला है सुप्रीम कोर्ट में, ये कितना महत्वपूर्ण है कि इस पे त्वरित सुनवाई हो, जल्दी जल्दी सुनवाई हो और फैसला आए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का ये कहना है कि ये शोषण की एक बड़ी प्रथा है जो बरसों से चली आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली जब ट्रिपल तलाक का मामला हुआ था तब ये जो प्रैक्टिसेस हैं, निकाह हलाला और पॉलीगमी, बहुविवाह, वो भी मुद्दे उठे थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो हम आज की तारीख में ले रहे हैं वो सिर्फ ट्रिपल तलाक का मामला है, बाकी मामलों को हम बाद उपयुक्त समय पर लेंगे। तो इसलिए हमेशा ये जो सारी प्रैक्टिसेस जो गलत हैं, जो बेबुनियादी हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनके बारे में चर्चा कब से चल रही है। और वो जो पिटिशनर्स आए हैं, हमने तो उन पिटिशनर्स को देखा है, शायरा बानो वगैरह, जो सारे अपने दुखड़े रोकर कोर्ट में आए हैं कि उनके साथ किस प्रकार से ट्रिपल तलाक की बेइंसाफ़ी हुई थी और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, कैसे तलाक हुआ था, कैसे फ़ोन पर हुआ था, कैसे तुरंत हुआ था, बिना किसी मीडिएशन के, बिना किसी इंटरमीडिएशन के बीच में। तो इसलिए ये सारे मामले जो है पहले से चल रहे हैं। जो गलत प्रथा है, जो गलत रीति है, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं किसी भी समाज में, और डजेंट मैटर वेदर एक रिलीजन में है या दूसरी रिलीजन में है, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखना ये कोर्ट का एक दायित्व है, कोर्ट का एक ड्यूटी है और कोर्ट का एक पावर है। और वही पावर कोर्ट के आगे सामने आज आ चुका है। ये मामले दोनों कोर्ट के आगे अब हैं, पिटिशनर्स ने रेस किए हैं, और पिटिशनर्स कई तरीके के हैं, कई समाज के हैं, कई ग्रुप्स के हैं, तो वो उन्होंने आकर ये विषय रेस किया और ये विषय अब एजुडिकेट होगा। और हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, आज की तारीख में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। आज 21वीं सदी है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो महिला के विरुद्ध है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो महिलाओं को दबाती है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो कोई भी वर्ग किसी भी समाज में, किसी भी रिलीजन में दबाता है। ऐसी कोई भी अगर प्रथा होगी तो उसको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के तहत उसको कंसिडर किया जाएगा। जी, शाइस्ता अंबर, जो एजाज साहब जो कह रहे थे कि ये निकाह हलाला के मामले को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और इतनी बड़ी समस्या ये मुस्लिम समाज की नहीं है, क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा है, मैं इतनी सी मिसाल दूंगी, अगर अपने कमरों में बैठ करके सिर्फ बातें कर लें तो ये कुछ भी बातें कर लें। जैसे शुतुरमुर्ग है, अपना सर उसने रेत के अंदर छुपा दिया, ना वो समझ रहा है कि ना मुझे कोई देख रहा है और ना मैं किसी को देख रही हूँ, तो वो बुराइयाँ इनको दिखाई नहीं दे रही हैं। जब गांव में, देहात में जाएं या फैमिली कोर्ट में जाएं या थाना कचहरी में जाएं या महिला थाना में जाएं, तब हकीकत सामने आती है कि वहाँ पे धक्के दे करके वापस किए जाते। मैं एक बुनियादी तौर पर सोशल एक्टिविस्ट थी, लेकिन जब हमको मीडिया के और कई ऑनरेबल लोगों ने मुझसे कहा कि शाइस्ता तुम सड़कों पे महिलाओं के बलात्कार को लेकर के लड़ रही हो, तुम्हारे ही घर में जो हलाला और तलाक जो समाज में हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं लड़ती, तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो सच में ऐसा है, लेकिन मैंने इसको नहीं गौर किया। जब मैं काफ़ी गहराई में गई तब मुझे लगा कि ये सच में है। और मैं पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि हमारे हज़रत मौलाना अली में रहमतुल्लाह अलैह जो सदर थे, उनके पास मेरा ज़्यादातर उठना बैठना था। राबे साहब किबला के पास मेरा उठना बैठना रहा है, मौलाना अब्दुल करीम पारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठना उठना है। उन्हीं ने भी हमसे कई बात को कहा और कहा कि तुम पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर बन जाओ और इस तरह की मशवरों को दो, ताकि तुम जो कह रही हो कि हमारे मामले थाने चौकी में ना जाएँ और यहीं धीरे से हल हो जाएँ।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने दिया लेकिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती रही, कहीं इमराना आ रहे हैं तो कहीं गुड़िया, कहीं आरिफ, कहीं तौफीक, इस तरह के मामले। कहीं नमाज जनाजा पढ़ा देने से नमाज ही टूट जाती है सबकी, वो सारे औरतों की निकाह ही टूट जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को लेकर इस्लाम की तस्वीर गलत जा रही थी। और अल्लाह ताला ने सिर्फ ख़ास लोगों के लिए नहीं कहा है कि आप इस्लाम के या दीन का काम करें। हर औरत कलमा गो और औरत मर्द के लिए अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकियां कायम करो और बुराइयों को रोको। तो इसलिए एक छोटी सी मैं एक सेवक बन करके मैं काम करती रही हूँ और करती रहूँगी। ये देश के संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पे मुझे भरोसा है कि हमारी बहनों को ज़रूर एक दिन ऐसी सुबह आएगी कि वो खुश रहेंगे अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने हकूक़ और अपने इंसाफ के साथ खुश रहेंगे और तरक्की करेंगी। मुफ्ती एजाज साहब, आपने कई सवाल उठाए। आपने कहा कि इस मसले पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है। आपने ये भी कहा कि हर बार मुसलमानों की बात क्यों उठाई जाती है। लेकिन अगर मुसलमानों की बात उठी भी है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जिसमें सुधार की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है? आज ज़माना बदल चुका है, कुछ प्रैक्टिसेस आ जाती हैं वक्त के साथ, किसी भी धर्म में आ सकती हैं, किसी भी संस्थान में आ सकती हैं, किसी भी समाज में आ सकती हैं, और हर समाज को एक वक्त पर रुककर ये सोचने की ज़रूरत होती है कि अब बदलाव का समय है। और अब जब आपके समाज की महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, तो क्या आपके जैसे लोग जो नुमाइंदगी करते हैं, रहनुमाई करते हैं एक समाज की, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ आप देखते हैं, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये एक अवसर है, ये एक मौका है कि जब जो बुराइयां आ गई हैं वक्त के साथ, जो प्रथाएं बन गई हैं, उनको मिटाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक इंडिविजुअल को जो अधिकार दिए गए हैं स्वाभिमान के साथ जीने का, एक इज्जत की ज़िंदगी जीने का, वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, इस बात को तो मैं पॉजिटिव लेता हूँ कि कम से कम इस तरह के डिबेट से या इस तरह की बहसें आप लोगों के करने की वजह से अगर समाज में कहीं इस तरह की बुराई होगी भी जी तो रुक जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ, मुझे जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात पर है कि इसको सोशल बुराई के तौर पर न लेकर के डायरेक्ट इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, उलमा के साथ, पर्सनल लॉ के साथ जोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है? इसको आप समाज में कुरीति के तौर पर क्यों नहीं लेते कि ये एक सोशल बुराई है, किसी भी समाज में पैदा हो सकता है? समाजी अगर बुराई है यहाँ पर, अगर किसी स्कॉलर ने निकाह के नाम पर, हलाला के नाम पर निकाह किया हो, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि उसके साथ अगर कोई आदमी ऐसा किया है तो उसके साथ रेप वाला व्यवहार करना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब सारे स्कॉलर इसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं कि निकाह हलाला के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं हलाला के नाम पर निकाह करने की, इसलिए कि वो टाइमली निकाह, 2 दिन का निकाह, 1 दिन का निकाह, निकाह मुअक्कत कहते हैं उसका, निकाह मुअक्कत इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, मतलब टाइमली निकाह इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, तो कैसे जो है ये हलाला के नाम पर निकाह जायज़ हो सकता है? तो इसलिए इस्लाम के साथ जोड़ करके और फिर पूरे कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे पर्सनल लॉ को ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये असल ऑब्जेक्शनेबल है और सिर्फ इस वजह से ऐसा किया जाता है। देखिए, इसमें एजाज काशमी साहब, माफ़ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ। जब मैंने अपनी बात शुरू की तो मैंने यही शाइस्ता अंबर जी से भी पूछा कि ये कितनी बड़ी समस्या है, और आपसे भी पूछा कि ये कितना बड़ा मसला है और आपको इस पे क्या कहना है, ये इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है। जब ये मसला उठता है तो तुरंत आप खड़े होकर ये कहने की बजाय कि इस पे राजनीति हो रही है, पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, या सिर्फ मुसलमानों से ये सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप ये खड़े होकर कहें एक संस्था के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाँ आप सही कह रहे हैं और ये प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं, कोई कुछ भी कहे, तो राजनीति कैसे होगी? अगर आप इसमें पहले से ये कहेंगे कि हमें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, तो आप राजनीति का एक मौका दे रहे हैं ना? नहीं, मौका नहीं दे रही, राजनीति बजाबते इस पर हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये हलाला वाले जो वकील ले रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय इसमें वकील हैं। कौन है अश्विनी उपाध्याय? बीजेपी के वो वकील नहीं है, बीजेपी के आदमी नहीं है वो। तो ये देख लीजिए कि आखिर बीजेपी को, किसी पार्टी वाले को क्या दिलचस्पी है कि वो एक ऐसी चीज़ को मुसलमानों की तरफ जोड़ रहे हैं जिसको हम लोग खुद रिजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग खुद कह रहे हैं कि इस्लाम में, मुसलमानों में नहीं है। अगर आपको उठाना है तो न्यूयॉर्क के खिलाफ पर, जो न्यूयॉर्क जैसी प्रथा है हिंदुओं में, उसके खिलाफ उठाओ, जो इतनी खतरनाक और इतनी गंदी प्रथा है जिसको आदमी जबान पर भी नहीं ला सकता। मैंने पहले भी कहा नहीं, तो उसके खिलाफ जब हम लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं उसको लेकर के। देखिए, लेकिन ऐसा हम नहीं माफ करेंगे। कीजिएगा, क्या आपने कभी खाप पंचायतों पर बहस नहीं सुनी? क्या आप ये कहेंगे कि खाप पंचायतों पे मीडिया में बहस नहीं होती? खाप पंचायत क्या नहीं होती है? फैसले पर सवाल ये है, आज जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील इंक्लाइंड हो सकते हैं किसी पार्टी की तरफ, लेकिन जो महिलाएं गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कुछ दलीलें पेश की हैं, उन्होंने बाकायदा कानूनी प्रावधान बताए हैं,
उन्होंने बताया है कि जो भारत का संविधान है वो मौलिक अधिकार देता है। उसमें उन्होंने आप बाकायदा अनुच्छेद 14, 15 और 21 की बात की है, उन्होंने आईपीसी की धाराओं की बात की है। तो आप सिर्फ इसको ये कह के कि पोलराइजेशन की कोशिश है, इसको जो आपकी जिम्मेदारी है एक संस्था के तौर पर, उससे आप शायद बचने की कोशिश करते हैं। जब हम एक चीज देख रहे हैं कि ये एक चीज जिसका वजूद ही नहीं है जी, तो वो चीज कैसे मतलब उसको इशू बनाया जा रहा है। हाँ। एक चीज हम देख रहे हैं कि निकाह हलाला के नाम पर कोई इंसिडेंट है तो जरा सा सामने लाइए वो भी। अगर एक दो इंसिडेंट सामने स्टिंग ऑपरेशन के आए भी हैं तो मैं कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ केस चल रहे हैं, वो फेक हुए हैं, बाज़ाब्ता माफी दाखिल किया है दोनों टीवी चैनल, 2 टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किए, दोनों के खिलाफ मामले चल रहे हैं। 35 महिलाएं बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने, क्या और शाइस्ता अंबर जी यहाँ खड़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि उनके पास लोग आते हैं। नहीं, इनके पास तो जरूर जाते होंगे, इसलिए कि ये देखिए इस देश का आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक हर आदमी को इंडिविजुअल अपना मजहब खड़ा करने की इजाजत देता है। तो ये भी अपना धर्म निर्माण कर सकती है, इसमें क्या दिक्कत है इनको? नहीं, हर आदमी को एक सिंगल आदमी अपना धर्म निर्माण मेरा कर कहना सकता ये है। है, ये अपना एक धर्म निर्माण कर रही है, अपना बना रही है, उसमें हमको क्या दिक्कत है? हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एजाज साहब, भारत का संविधान हर धर्म को अपने प्रचार प्रसार का हक देता है, लेकिन जब शादी ब्याह का मामला होता है तो 2 व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं, 2 इंडिविजुअल शामिल होते हैं, और 2 इंडिविजुअल के तौर पर उनके कुछ कानूनी हक हैं, चाहे वो पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का सवाल हो, चाहे आत्मसम्मान से जीने का सवाल हो, चाहे वो आपके पति की संपत्ति में हिस्सेदारी का सवाल हो। तो ये सारे अधिकार अगर महिलाएं मांग रही हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सारे अधिकार तो इस्लाम ऑलरेडी देता है और हम लोग उसके लिए तो मुहिम चलाते हैं, देना चाहिए। कौन मना कर रहा है उससे? अधिकार जो लड़कियों के बाप की प्रॉपर्टी में लड़कियों के अधिकार बिल्कुल है, मिलना चाहिए। शौहर के प्रॉपर्टी में वाइफ के अधिकार बिल्कुल है, मिलना चाहिए। जो अधिकार है उससे कौन इनकार कर सकता है? जितना दे रहा है इस्लाम उतना तो कोई धर्म नहीं दे रहा है। इस्लाम तो सबसे ज्यादा अधिकार दे रहा है विरासत में, और उसके लिए हम लोग तो मुहिम चलाते हैं कि मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए, और अगर कोई नहीं देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हम खुद कहते हैं। नहीं, एजाज साहब, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो आप बातें आपने कही हैं कि इस्लाम ये अधिकार महिलाओं को देता है, वो मिल गए महिलाओं को। देखिए, हम लोगों के पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो नहीं है कि हम लाठी लेकर के अधिकार दिला। हम लोग तो ज़बानी इसीलिए से उनको शायद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, ज़बानी, इसीलिए शायद उनको अदालत में जाना पड़ता है, और इसीलिए इनको अलग से ज़बानी समझा सकते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, मैं वही कह ऐसा करो, ऐसा ना करो। माफ कीजिएगा, क्योंकि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ। शाइस्ता अंबर जी ने महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया मुसलमानों का, तो इन्होंने तो बता ही दिया कि और आप कहते हैं कि साहब ये चाहे तो अलग धर्म भी बना लें, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश नहीं हैं इनके कदम से। नहीं, जी, 1 मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। खुश रहने की क्या बात? इन्होंने तो पहले ही कह दिया कि मैं मेंबरशिप की उम्मीदवार थी, नहीं बना, तो हमने जो है अपना वुमेन पर्सनल लॉ बना लिया। तो हर आदमी बना सकता है, एक अपनी दुकान खोल सकता है, तो उसमें क्या हमको एतराज है? इनके मतलब इन्होंने जो बनाया वो दुकान है, और आपने जो बनाया वो कानून है। नहीं, हम इसको हम नहीं दे रहे हैं जी, और हम खुद भी नहीं कह रहे कि हम कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब कानून नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। पर्सनल लॉ वो कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ खुद से पर्सनल लॉ ना बनाएगा, वो सिर्फ हमारे पर्सनल लॉ में परिभाषित करते हैं। कहीं पर अगर किसी तरह का इंटरफेरेंस होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। शाइस्ता जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पिंकी आनंद जी, आपने बहुत विस्तार से मुफ्ती एजाज साहब ने अपनी बात कही। क्या आप सहमत हैं इनकी बात से कि निकाह हलाला इशू ही नहीं है और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू है, और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से एक पॉलिटिकल इशू को डिसाइड करने के लिए विचार कर रहा है? मेरे सामने ये मुद्दा 2 है जी। क्या ये प्रैक्टिस है? अगर ये प्रैक्टिस है तो जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जाकर बोल दे, राजनीति वगैरह सब बात की बातें हैं, जाके बोल दे कि ये प्रैक्टिस गलत है, हम भी इस प्रैक्टिस से वाकिफ़ नहीं है, इस प्रैक्टिस को अबॉलिश कर देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कहना कि राजनीति है, राजनीति जोड़ने से कोई मुद्दा चला नहीं जाता है। निकाह हलाला आज की तारीख में प्रैक्टिस हो रहा है, आपके सामने उदाहरण है, वो सामने कोर्ट के आगे भी है, वो कोर्ट उस बेसिस पे करेगी। आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब देखिए, नहीं कहा मैं यहाँ पर आप बोलने नहीं बैठी। मैंने आपको मैं कह रहा हूँ एक धर्म का जो है आरोप लगा रही है तो उसको सिद्ध करना होगा ना। काश्मीर साहब सिद्ध कर दीजिए। काश्मीर साहब सुनिए, पिंकी आनंद जी को बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा ना, आप उनको पहले बात करने दीजिए। इवन फर्दर ये कहती हूँ कि आज की तारीख में ऐसी कोई भी प्रैक्टिस है जो होती थी या चलती आई है, चल रही है, चलने की गुंजाइश है, वो प्रैक्टिस अगर गलत है और बेबुनियाद है, गैर कानूनी है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने उसका कोई रुख नहीं है। और यही शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाके कह दे कि ऐसी प्रैक्टिस अगर है तो गलत है, वो कह रहे हैं, जाके वहाँ कह दे, मामला अपने आप में वैसे भी शायद खत्म हो जाएगा। तो इसको राजनीति से जोड़कर उसकी परिभाषा से दूर जाना, बहुत सारी प्रैक्टिसेस रही हैं। हिंदू समाज में भी पॉलीगमी पहले होती थी, एक से ज्यादा आप शादी कर सकते थे, कानून के तहत उसको रोका गया था। ऐसी बात नहीं है, समय समय पर जो जो आती है चीजें आगे, उसको आगे डील करना होता है। आज की तारीख में महिलाएं बुलंद भी हो गई हैं, अपना राइट्स भी मांगती हैं, अपना दायित्व मांगती हैं। और ना केवल मुस्लिम महिला मुस्लिम पुरुष के खिलाफ, मुस्लिम महिला देखती है कि दूसरे धर्मों में भी महिलाओं को क्या हक है, और ऐसे हक के लिए आगे जाते हैं। तो इसलिए ये सब जो मुद्दे हैं, ये समाज के बढ़ने के साथ साथ एक डिमांड आती है कि आपको इक्वालिटी चाहिए, आपको ये देखना है कि आपकी तौहीन ना हो, आपकी ऐसी कोई भी प्रैक्टिस ना हो जो आपको आगे ना बढ़ने दे। आफ्टर ऑल जो महिलाएं हैं उनको समाज में अपना रुख रखना है, अपने कदम रखने हैं, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे सर्विसेज में है, चाहे वकीलों में है, अपना दायित्व बनाना है। दायित्व बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी पूरी जो काबिलियत है वो आगे आ सके। अगर इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ पर 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, 3 रात के लिए जो भी चर्चा होती है इस रीति रिवाज में, अगर इस प्रकार से होगा तो किस प्रकार से महिला आगे बढ़ सकेगी, ये मुद्दा आज की तारीख में सामने है। और अगर ये रीति रिवाज गलत है, ये भी मानते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इसमें बहस की बात ही नहीं है। जी शाइस्ता जी, क्या आप ये मानती हैं कि मुस्लिम समाज की जो स्थिति है, सामाजिक आर्थिक दोनों हालात की मैं बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर जो महिलाओं की हालत है, उसके कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण शायद ये भी है कि मुस्लिम समाज में अंदर से जो सुधार की ज़रूरत थी, एक सुधार आंदोलन की जो ज़रूरत थी, या जिस तरह के रहनुमा जो हुए हैं, जिस तरह का इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए था, समाज की बुराइयों को दूर करना चाहिए था, उस पर शायद उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। 1972 में पर्सनल लॉ बोर्ड का सिर्फ गठन इसी नियत से हुआ था। मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह और फारिज तैयब रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बहुत सारे हमारे अजीम रहनुमाओं ने पर्सनल लॉ बोर्ड का इसी मकसद के लिए ये गठन किया था कि औरतों के तलाक और निकाह और खुला और बहुत सारी विरासत और महर, ये जायदाद, ये सारे मामलों को हम लोग आपस में ही आर्बिट्रेशन में ही कोर्ट में हम करके तय कर लिया करें। कोई पैसा इतना नहीं लोग खर्च करें कि वकील खरीदें। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 2018 है, उसके बीच से न मालूम कितनी शाबानों हज़ारों लाखों आई, न मालूम कितने हज़ारों लाखों सायरा बानों आई। ये सारी हकीकत पे अगर आंख बंद कर लिया जाता है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय इस राज्यसभा के चैनल से मेरी गुजारिश है, और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी गुजारिश है कि एक ऐसा सर्वे करें जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड का एक जिम्मेदार पढ़ा लिखा एक वकील हो और आलिम दीन हो और सरकार का हो, जिसको ये कहते हैं कि राजनीति हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज हो, और वो पूरे देश में, पूरे गांव, गलियारे में और घरों में जाके नॉक करके पता करें कि कितनी औरतों की घलाले हुए और कितने औरतों के तलाक कुरान शरीफ के सूरह तलाक, सूरह निसा, सूरह बकर के खिलाफ हुए हैं। रिजल्ट आपको आ जाएगा। ना यहाँ पे शाइस्ता अंबर की ज़रूरत है, ना इनकी ज़रूरत है, ना इनकी ज़रूरत है जी। लेकिन ये है प्रॉब्लम है, हम ये चाहते हैं ये प्रॉब्लम खत्म हो, ये समाजी बुराई है। सूरह तलाक, कुरान पाक सिर्फ एक मुसलमानों के लिए एक मजहबी किताब है, लेकिन वो है वो पूरा जीने का एक दस्तूर, एक कानूनी दस्तूर है। हम कैसे जिएं, कैसे रहें, हमारे क्या मामले, घर, खानदान, समाज और देश को किस तरह तरक्की लाएं, किस तरह खुशहाल हों। जी काशमी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या राय है जहाँ तक एक से ज़्यादा बीवियों का सवाल है, बहुविवाह का सवाल है? ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले मैं सिर्फ 10 सेकंड लूँगा। एक तो मोहतरमा ने जैसे वो बात कही कि 1-2 दिन के लिए निकाह करता है, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। सबसे पहले हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि इस्लाम नहीं, आपने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने जो अहम बात कही कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाए और एफिडेविट वो तो जा करके कह देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे मामलों में काशमी साहब, मैंने अभी तक आपके संगठन से जो बयान सुने हैं, आप जो बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि गैर इस्लामिक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ये एक तरह से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक भी बयान आपके संगठन की तरफ से नहीं आया कि हम भी एक पार्टी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में और हम ये कहेंगे
कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप इसको बैन कीजिए। नहीं, वो उसकी तो जो तैयारी होनी चाहिए कानूनी तौर पर, वो तैयारी हमारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मीडिया में जाकर के बयान करें ना, हम लोगों के साथ नहीं, बाकी बयान तो मीडिया में आ रहे हैं। आपके सेक्रेटरी साहब का बयान मैं नहीं दे रहे हैं, मीडिया वाले खुद जाकर के बयान रेज कर रहे हैं। हम लोग बयान अपनी तरफ से नहीं करते, जब मीडिया खुद अपनी तरफ से इशू बनाते हैं और पिंकी आनंद जी, माफ कीजिएगा काशमी साहब, आप पिंकी आनंद जी की वो बात आप उठा रहे हैं जो आप बात कई बार कह चुके हैं। पिंकी आनंद जी ने कहा, वो लॉ ऑफिसर हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है, जब ऐसा मामला, मेरी बात सुन लीजिए, मुस्लिम महिलाओं का मामला है और उसमें बहुत सारे पिटिशनर्स हैं। आप बहुत सारे केसेस में अपने आप को एसोसिएट करते हैं, इस मामले में अब तक आपने एसोसिएट करने की जरूरत क्यों नहीं समझी? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, एसोसिएट करेंगे, हमारी तैयारी चल रही है उसकी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। ये मामला सामने अभी तक जो है बाज़ाब्ता इसकी हेयरिंग नहीं शुरू हुई है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग खामोश बैठे रहेंगे, किसी मुकाम पे आप लेकिन मैं एक चीज़ कहते हुए अगली बात पर आ रहा हूँ। एक चीज़ जैसे इन्होंने कहा ना कि जो होता है अगर गलत है तो ये जाकर के कह दें। मैडम, अगर किसी हम समुदाय के बारे में या किसी के घर के बारे में, जो उसके घर में वो चीज़ नहीं होता है, एक चीज़ मन घड़त कर लें और बहुत बुरे अंदाज में कर लें कि उस घर में ऐसा ऐसा होता है, और उसको जाकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, गरचे वो घर वाले जाके कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो घर के लोग कितने टॉर्चर होंगे आप सोच सकती हैं? नहीं, ये कम्युनिटी के लोग कितने टॉर्चर होंगे, जवाब देंगे तब देंगे, आप समझ सकते हैं कि वो जवाब देंगे तब देंगे। लेकिन मैं एक कम्युनिटी काशमी साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर कोई गलत परसेप्शन आपके बारे में बनाई जा रही है, बिल्कुल वही सच्चाई है। सुन लीजिए मेरी बात, आपके परिवार के बारे में बनाई जाती है, आपके धर्म के बारे में बनाई जाती है, आपके देश के बारे में बनाई जाती है, तो वो दुखदाई होती है, उस पर गुस्सा भी आता है। लेकिन उस परसेप्शन को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, खत्म तो रहनुमाओं की है ना? बिल्कुल रहनुमाओं की है। कितनी कोशिश खत्म तो होगी या खत्म तो करेंगे, या उसके लिए जो कोशिश है वो कोशिशें जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले जो बनाने की जो कोशिश होती है, उस कोशिश की भी तो निंदा होनी चाहिए ना, कि ये गलत तरीके से इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। नहीं, पहले उसके लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये गलत कोशिशें हैं। नहीं, कोशिश वाले को साबित करनी होगी कि हम किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो पहले उसको साबित करना होगा ना कि ये इल्जाम सही है या नहीं है। किस पे इल्जाम लगाया? अगर मुस्लिम कम्युनिटी पर ये निकाह मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह रही हैं। अरे सर, मुस्लिम महिला कौन जाकर के कह रही हैं? कौन बताएगा कि वो मुस्लिम शाइस्ता अंबर मुस्लिम है या नहीं? ये कौन लॉयर है, वो फराह परवेज के नाम से जाके काम करती हैं, और ये जो है ये इस तरीके की चीजें किससे काशमी साहब का बीजेपी काशमी साहब माफ कीजिएगा, मैं शाइस्ता अंबर मुसलमान है या नहीं है ये कौन तय करेगा? नहीं, वो हम नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये देखिए, इन्हीं की बात का मैं जवाब देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, जिन्होंने अभी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए कायम हुआ था कि निकाह तलाक छोटे छोटे, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उस पर मैं आ रहा हूं। ऑर्बिटेटर के तौर पर आपस में हल कर लेंगे, ये इसलिए कायम हुआ था। यही ऑर्बिटेशन का काम अभी दारुल क़ज़ा के जरिए से हो रहा है, और यही 3 दिन से चैनलों पर जाकर के दारुल क़ज़ा की मुखालफत करती आ रही हैं। तो एक तरफ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ये सवाल खड़ा कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये दारुल क़ज़ा की मुखालफत करती आ रही हैं। ये कर रही हैं। दारुल क़ज़ा जो 60 से ज्यादा इस वक्त चल रहे हैं, लाखों की तादाद में डेली फैसले होते हैं, समझौते होते हैं, सुलह सफाया होते हैं, और ये 3 दिन से मुखालफत करते आ रही हैं। ये समझ लीजिए दूसरा दोनों इस तरह का काशमी साहब, शाइस्ता जी एक मिनट काशमी जी, अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मानता है कि जो भी पर्सनल लॉ है उसको परिभाषित करने का और प्रोटेक्ट करने का काम आपका है, तो आपको आलोचना लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर पत्रकार आलोचना ले सकता है तो आप तो नेता हैं, है ना? लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड का कि क्या राय है जहाँ तक बहुविवाह का सवाल है या एक से ज़्यादा बीवियों का सवाल है, उसको इजाज़त देता है आपका कानून? देखिए, जहाँ तक एक से ज़्यादा शादी की गुंजाइश है, असल इस्लाम में एक ही शादी के लिए कहा गया है जी, इसके एक ही शादी करनी चाहिए, इसलिए कि 2 शादी के लिए बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी शर्तें हैं, और इतनी शर्तें हैं कि आज की डेट में कोई आदमी उसको पूरी भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि कोई मुसलमानों के यहाँ आप शादी का रेशियो देख लीजिए तो शायद दूसरी शादी नहीं मिलेगी, 1-2 कहीं इक्का दुक्का वाकया हो जाएगा। अरे तलाक देने के बाद एक साथ यहाँ पर शादी की बात हो रही है, एक साथ 2 मतलब शादी का ऐसा वाकया कि 2 बीवी को एक साथ रख रहे हो, ऐसा बहुत कम मिलेगा। लेकिन
चूंकि इसकी एक गुंजाइश रखी गई है कि इंसानी ज़िंदगी में कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ज़रूरत पड़े तो जैसे धर्मेंद्र को धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ गई, उसको ज़रूरत पड़ी दूसरी शादी को। और एक दो ऐसे नहीं, दर्जनों नहीं, 50 ऐसे केस, सैकड़ों ऐसे केसेस आ जाएंगे जो जिसमें हमारे हिंदू भाई को दूसरी शादी करने की ज़रूरत पड़ी तो वो मुसलमान होकर के दूसरी शादी की है। धर्म परिवर्तन, तो ये एक नेचुरल, आप इसको बहुत अच्छी बात मानते हैं? अच्छी बात हम नहीं मानते, हम इसको कहते हैं एक नेचुरल, इस्लाम बहुत सेवा कर रहा है इंसानी जिंदगी में कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, कभी खुद माफ कीजिएगा कासमी साहब, इस्लाम में ये व्यवस्था, एक मिनट, इस्लाम में ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि कोई धर्मेंद्र या कोई श्याम सुंदर अगर दूसरी शादी करना चाहे तो वो इस्लाम स्वीकार करे, एक मिनट, अरे वो धर्म परिवर्तन शादी की नियत से करेगा तो शादी वो मुसलमान भी नहीं होगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपने उदाहरण दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर उसको जरूरत क्यों पड़ी धर्म परिवर्तन की? जरूरत पड़ी का मतलब ये कि इंसान की जो बुनियादी जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में ऐसी जरूरत कभी पड़ सकती है। अब वो जरूरत पड़ सकती है तो एक ऑप्शन है, कभी जरूरत पड़ सकती है तो ऑप्शन को, इस्लाम में आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे दूसरी शादी करनी है, ये सुविधा देने के लिए इस्लाम में ये गुंजाइश रखी गई है? नहीं, क्या ये इंटरप्रिटेशन है आप? दूसरी शादी के लिए मैंने कहा ना कि इतनी शर्तें हैं, अच्छा चलिए, सारी कार्यक्रम का समय बाकी लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन मेरे एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आज के दौर में ऐसा नहीं है कि बहुविवाह सिर्फ इस्लाम में है, जैसे पिंकी आनंद जी ने कहा कि एक वक्त में हिंदुओं में भी था, वो ख़त्म हुआ। कुछ ट्राइब्स में है, नॉर्थ ईस्ट में, आपने नागालैंड में सुना होगा, मैं जाता हूँ ट्राइब्स में काम करता हूँ, वहाँ पे भी महिलाएं जो हैं, या अरुणाचल प्रदेश में कई ट्राइब्स में ऐसा होता है, विरोध कर रही हैं, लड़ रही हैं उसके लिए। क्या आप यहाँ खड़े होकर आज कह सकते हैं राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात के समर्थन में है कि एक से ज़्यादा बीवी रखना गैर कानूनी होगा? बिल्कुल गैर कानूनी नहीं। आप इस बात का समर्थन करेंगे? एक से ज्यादा बीवी मैं कह रहा हूँ, जब इस्लाम में इसकी व्यवस्था है शर्तों के साथ, कंडीशन के साथ, वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने कहा तुम ये शर्तें पूरी आप ये कह रहे हैं गैर कानूनी नहीं है, आप ये कह रहे हैं कैसे हो सकता है? ये जब हमारे इस्लाम में बजाबता कुरान के अंदर है, एक मिनट शाइस्ता जी, जब कुरान के अंदर ये क्लियर अल्फाज है, कुरान के अंदर ये गुंजाइश है, तो ये तो बिल्कुल ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। अब फंडामेंटल राइट को तो सुप्रीम कोर्ट भी टच नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस होने से पहले उसको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस पर बहस करें या नहीं करें, इसलिए कि आर्टिकल 25 से लेकर के 30 के बीच में कवर्ड होगा, और जब ये फंडामेंटल राइट में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बहस फिर आप कहते हैं कि आपके बारे में गलत परसेप्शन बनाई जा रही है। शादी को लेकर के इसमें क्या बुराई है? दो शादी के लिए दूसरी शादी हम कह रहे हैं कि दूसरी शादी ये आम हालत में दो शादी करने की हम इजाजत नहीं देते, हौसला अफजाई नहीं करते कि कोई आदमी दो शादी करे। इसलिए दूसरी शादी के लिए बहुत सारी कंडीशन है जो पहले ही हमने कह दिया, वो कंडीशन अगर कोई पूरी करेगा तब दूसरी शादी कर सकता है। आमतौर से लोग दूसरी वो कंडीशन पूरी नहीं कर सकते, इसलिए कोई नहीं करते हैं, लेकिन गुंजाइश तो हमारे यहाँ है, ऑप्शन तो है, उस ऑप्शन का दरवाजा तो हम बंद नहीं कर सकते। काशमी साहब, अफसोस इसी बात का है कि आप ये मानते हैं और ये जानते हैं कि जो कंडीशंस रखी गई हैं वो पूरी नहीं होती हैं, पहली बात आम तौर पे ज़्यादातर मामलों में, और दूसरी बात कि मुसलमान समाज भारत में, कम से कम भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, रोज़गार के मामले में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाओं की स्थिति के मामले में हो, बहुत पीछे है। बिल्कुल। लेकिन आप ये जानते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि जो बाकी कारण हैं सो हैं, लेकिन अंदर से जो सुधार की ज़रूरत है और जो आवाज़ें उठ रही हैं, कम से कम उन आवाज़ों को समर्थन दिया जाए, एक तरह से हौसला दिया जाए। नहीं बिल्कुल। आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि गलत है, इस्लाम में गलत है, ज़्यादातर मामलों में कंडीशन पूरी नहीं होती है, लेकिन आप इस बात का समर्थन भी नहीं करेंगे कि ये बैन हो जाना चाहिए। नहीं, बैन क्यों होना चाहिए जब एक चीज का ऑप्शन, जब आपको पता है कि इसका जब आपको पता है कि दुरुपयोग हो रहा है। पहली चीज, एक मिनट, आपने खुद कहा कि आप कानून नहीं बनाते हैं, ना आपको उनको लागू करने का हक है। बिल्कुल। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तब वैसे में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि कानून का रास्ता अपनाया जाए और जो संविधान के दायरे में व्यवस्थाएं की गई हैं उनका प्रोटेक्शन महिलाओं को मिले? हमारा खुद कानून जो है वो कानून हमें पर्सनल लॉ की इजाज़त देता है। जिस तरह हमारा पर्सनल लॉ है उस तरह क्रिश्चियनों का भी कैनन लॉ है, उसके भी 180 पृष्ठ काम करते हैं। कोई भी पर्सनल, ठीक है, सबके अपने अपने पर्सनल लॉ, इसी तरीके से खालसा भी है, अकाल तख्त भी है, वहाँ से भी फैसले इस तरह से होते हैं। एक माफ कीजिएगा, इज्जत से जीने के हक से बड़ा कोई भी पर्सनल लॉ हो सकता है?
अब ये कौन डिफाइन करेगा किसका धर्म अच्छा है और किसका धर्म नहीं है? हम तो कह रहे धर्म हैं की कि बात इंसान- नहीं कर रहा हूं मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। व्यक्तियों ही की बात कर रहे हैं। शाइस्ता अंबर जिस चीज को की इज्जत के इंसानी- साथ जीने के हक से बड़ा कौन सा पर्सनल लॉ? नहीं, बिल्कुल हर किसी को इज्जत के साथ जीने का हक है, इज्जत के साथ जीना चाहिए। जिसको जिस चीज में इज्जत नजर आती है वहीं जाए, वहीं उसी तरीके से इज्जत के साथ गुजारे। लेकिन हम कह रहे हैं कि किसी के पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस का राइट खुद इस देश के संविधान को भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। आनंद जी, अभी जो पीछे ट्रिपल मैं आऊंगा तलाक, शाइस्ता जी, पिंकी आनंद। वैसे मुझे कुछ बातें अजीब लगती हैं। जब ट्रिपल तलाक का मामला भी आया था और यही बातें रेज की गई थी कि ये पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये किसी का संवैधानिक राइट है। एक तो वैसे होल्ड किया था कि ट्रिपल तलाक पर्सनल लॉ का एक भाग है ही नहीं, वो अलग बात है। बट इन एनी केस कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कानून से बढ़कर है या कानून के हक से बढ़कर, दायित्व से बढ़कर है, एक समानता से जीने के हक से बढ़कर है, आर्टिकल 21 से बढ़कर है। तो इसलिए ये सब बातें करना कि ये मेरा राइट है, मेरे को ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि कभी मुझे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 बीवियाँ चाहिए क्योंकि मेरी इच्छा है। अब उस इच्छा शक्ति के लिए उसको पूरा करना आज के समाज में कौन से वर्ग इस बात को आगे कर सकता है? और कोई भी डिफेंस इस बात पे लेना मेरा ख्याल है, आई थिंक इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तभी हमने आपसे कहा कि ऐसी जो कुरीतियाँ किसी भी समाज, किसी भी रिलीजन में भी रही हैं तो वो हट गई हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रही हैं, समाज में कहीं रही। सती जैसी प्रथा रही, सती जैसी प्रथा को कानून से बैन किया गया, बाल विवाह रहा, खाप पंचायत रही। तो आप जो भी प्रथा गलत है उसको डिफेंड मत करिए कि ये मेरा ऑप्शन है या मेरा पर्सनल लॉ है। इसमें कोई लॉ का सवाल नहीं है, इसमें इंसानियत का सवाल है, इसमें संवैधानिक प्रिंसिपल्स का सवाल है, और वही सवाल आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन शायद इसमें समाज का भी सवाल है कि जो मुस्लिमों को कहा जाता है कि शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह के बदलावों की ज़रूरत थी वक्त के साथ, वो बदलाव नहीं हुए, और उसके लिए जो समाज के रहनुमा हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब से ये सोशल नेटवर्किंग आई है, जब से हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर इतना बड़ा लाइट ऑफ कुरान, इस्लाम की स्पिरिट और कुरान की स्पिरिट के बिल्कुल पैरेलल फैसला दिया कि ज़ुबानी, मौखिक, ईमेल, व्हाट्सएप तलाक नहीं होगा, तो बहुत सारी इस देश की हमारी औरतें जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं वो सब इस बात को मानती हैं कि जो कानून बना 3 तलाक बैन है वो बंद होना चाहिए। और अब आपसे मैं बताऊं कि बहुत सारी ऐसी भी है जिनके घर के, माफ़ कीजिए कासमी साहब, आप नाराज़ मत होइएगा, घर की औरतें अल्लाह से नहीं डरती हैं, मौलाना से डर जाती हैं, और वो पूरी बात अपनी कह नहीं पाती, वो डर जाती, जो कहना है, जो उनके फादर, जो उनके बाप, जो उनके भाई कह देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तलाकशुदा हूँ, मैं बोलूँगी तो मेरा फिर रोटी पानी कौन देगा, मुझे छत से निकाल देगा। आप भी तो पर्सनल लॉ चला रही हैं, तो आपसे क्यों नहीं डरती है महिलाएं? नहीं, आप तो एक मुतवाज़ी एक औरत से ही बात अपनी कहेगी, और मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड से रिक्वेस्ट किया था कि अपनी। काशमी साहब माफ़ कीजिएगा, ये बात तो आप मान लीजिए, मैं भी मानता हूँ, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है। ये बात सही कह रही हैं कि महिलाएं क्योंकि डिपेंडेंट हैं, ज़्यादातर महिलाएं पुरुषों पे, और ख़ासतौर पे मौलाना से ज़्यादा डरती हैं, अल्लाह से कम डरती हैं, क्योंकि अल्लाह जो है वो मुसलमान ही नहीं होगी। अगर कोई मौलाना से डरे और अल्लाह से न डरे वो मुसलमान ही नहीं होगी। इसलिए कि हमारे यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अल्लाह से डरने का। जी, अगर कोई अल्लाह से न डरे, किसी दूसरे से डर जाए और अल्लाह से कहे हम नहीं डरते, वो मुसलमान नहीं होगा। लेकिन वो देखिए, वो कई धर्मों में होता है कि मौलाना जिसका कुरान पे, हदीस पे एतमाद और यकीन होता है, तो हर चीज में वो अपनी जिंदगी इस्लामी तरीके से गुजारना चाहती है, इसलिए मौलाना का रुख करती है। को पढ़ना चाहिए तर्जुमे से। कासमी साहब, मैं तो इस्लाम का कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है एक पत्रकार के तौर पर, काफ़ी देश घूमने का मौका मिलता है, और ख़ास तौर पर छोटे शहरों में, कस्बों में, गांवों में, शाइस्ता अंबर जी जो बोल रही हैं, मुझे लगता है आपको गंभीरता से उसको सुनना चाहिए। ये बात सही है कि आप इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं कि शाइस्ता अंबर जी को अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाना चाहिए था, महिलाओं को ये नहीं करना, लेकिन ये जो बातें कह रही हैं, ये बातें कह रही हैं, मैं एक जिम्मेदार, मैं आप सिर्फ इनको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे सुने, ये जो कह रही हैं ये गंभीर बात कह रही हैं कि महिलाओं की स्थिति हमेशा परिवार में पुरुषों से डरती हैं, और समाज में, अगर ये बात, इसका आपको कम से कम पता लगाना चाहिए कि सचमुच में ऐसा होता है कि मौलाना से
डरती हैं और वो नहीं कह पाती हैं, लोक लाज की वजह से, कई सारी वजहों से, देखिए, और उनको ये मौका देने की ज़रूरत है और इससे फ़ायदा होगा आपके समाज को। देखिए, हमारे यहाँ असल में क्या है कि इस्लाम, मजहब इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में कंप्लीट रहनुमाई करता है, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे ये करना। और जो इस्लाम पर अमल करती हैं, जो रियल में प्रैक्टिकल मुस्लिम होती है, वो चाहती है कि छोटी छोटी बातों में भी जो है हम उलमा से रब्ता करके, अब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हमको कौन चीज़, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, कहाँ गलत हो गया, कहाँ सही हो गया, रोज़ा रखते हैं कैसे रोज़ा टूट जाता है, कैसे नहीं टूटता, छोटी छोटी बातों में भी वो उलमा से रुजू करती हैं। हर चीज़ कुरान में नहीं है, ये बहुत बड़ी पढ़ी लिख के काबिल है, हर चीज़ को कुरान से निकाल लेती हैं, समझ जाती हैं, लेकिन ये रोज़ा कैसे टूटता है कुरान में कहाँ पर लिखा है शायद ज़िंदगी भर नहीं बता सकेंगी। तो वो चीज़ें जो है, वो चीज़ें नहीं, जो चीज़ कुरान में है ही नहीं, तो कहाँ से आप बताएंगे? कासमी साहब, जो है कासमी साहब माफ कीजिएगा, कासमी साहब माफ कीजिएगा, आप जब अपनी सुविधा होगी, जब आपको सुविधा होगी, आप कुरान और अल्लाह की बात करेंगे, और जब इनकी बात आएगी तो आप प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। अंततः वही सच है जो कुरान में है। और सवाल ये है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के मुसलमान अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं। कोई आदमी शादी करता है मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म में ही 7 फेरे के बजाय मोटे तौर पे कासमी साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात मैंने कही, आपने उस बात का जवाब देने के अलावा सब कुछ कहा। मैंने आपको कहा कि ये शाइस्ता जी जो कह रही हैं, महिलाओं की स्थिति जो बता रही हैं, मुसलमान महिलाओं की बातें मैं सीरियसली नहीं ले सकता, उसको मैं नहीं ले सकता इनकी बात सीरियसली। क्यों? इसलिए नहीं ले सकता कि ये 2 दिन में इनके 2 तरह के अल्फाज अभी आ गए सामने। अभी तो ये कह रही है कि मुस्लिम पर्सनल का मकसद ये था, और उसी मकसद के लिए 3 दिन से ये दारुल क़ज़ा के खिलाफ जहर अफशानी करने मैं ये कह रहा हूं शाइस्ता अंबर जो कह रही हैं, शाइस्ता अंबर जो कह रही हैं, शाइस्ता अंबर जो कह रही हैं, शाइस्ता अंबर अब नहीं कह रही हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल, हम भी क्या आप इस फीडबैक को, आप ये कह के कि इस्लाम में हर बात के लिए रास्ता बताया गया है, नियम बताए गए हैं, लेकिन उस इस्लाम के नियम और रास्ते को नहीं मान रहे हैं और इसलिए महिलाओं की स्थिति खराब है, इस फीडबैक को लेने के लिए आप क्यों तैयार नहीं हैं? अगर वो कोई नियम को नहीं मानेंगे तो फिर उसका स्थिति खराब तो होगी। इसलिए तो हम चाह रहे हैं ना कि वो प्रैक्टिकल मुस्लिम बने, प्रैक्टिकल मुस्लिम बने, इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारें। और रीति रिवाज अगर कुछ है उसके तो हम खिलाफ है खुद। अगर कोई ऐसी रीति रिवाज है तो उसके खिलाफ होना चाहिए, उसके खिलाफ हम भी कोशिश करते हैं, कोर्ट में भी कानून बनना चाहिए रीति रिवाज के खिलाफ। लेकिन कोई भी रीति रिवाज जो है, कोई भी रीति रिवाज के खिलाफ कानून जो है खास एक धर्म को टारगेट करके नहीं बननी चाहिए, उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक कॉमन कानून बनाइए। इस तरीके की कोई चीज़ें किसी धर्म में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पर्सनल लॉ पर कभी बहस होती है, दारुल क़ज़ा पर बहस होती है, तो कैनन लॉ पर भी बहस होना चाहिए, अकाल तख्त पर भी बहस होना चाहिए। अगर कॉमन सिविल कोड पर और आप ये कह रहे हैं कि इन सब विषयों पे कभी बहस नहीं हुई, इन विषयों पे कभी बहस नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, अगर ये हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, अगर बहस करना चाहते हैं, हिंदू मैरिज वो साबित करना होगा ना। मैं क्योंकि पार्लियामेंट कवर करने का मौका मिलता है, हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपने शायद सुना होगा, उस पर भी बहस हो रही है कि जो जिस तरह से तलाक होता है उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। आप बजाय इसके कि जो फीडबैक आ रहा है आपके समाज की महिलाओं का, उसको एक्सेप्ट करने के आप एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी जिरह तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन मुश्किल सवालों के जवाब ना देने पड़े जो आपके सामने खड़े हैं। ऐसा जो बुराई है, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कई बार ये बात कही है, प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से ये बात कही है कि 3 तलाक का मसला मुसलमानों को आपस में हल कर लेना चाहिए अगर कोई ऐसी बुराई है तो। प्राइम मिनिस्टर कई बार ये बात कह चुके हैं। तो अगर कोई बुराई किसी समाज में, तो पहले समाज के लोगों को खुद हल करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके लिए कोशिशें अगर नहीं हो तो हम लोग कोशिशें उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट और फिगर हमें बता रहे हैं कि इस वक्त 22 लाख महिलाएं किस तरह से जिंदगी गुजार रही है, जो सर्वे रिपोर्ट हमारा बताता है कि बगैर तलाक के ही सेपरेट लाइफ गुजार रही है। तलाक भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि 3 तलाक दे दिया, अलग कर दिया, और उस पर जो मजाक उड़ाया जाता है, डिबेट होती है। लेकिन जहाँ पर वो उतना भी नहीं बोला जाता, तुम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी, यानी बोला भी नहीं होता, जबान से कहा भी नहीं जाता कि तुम ये कह रहा हूँ इस तरह की 22 लाख महिलाएं, 22 लाख महिलाएं, 22 लाख महिलाओं को, देखिए मैं और मेरी बीवी अलग अलग रहना चाहते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बीवी को टेलीफोन उठा के 3 बार तलाक बोल दूं और उनका सारा रिश्ता मुझसे खत्म हो जाए, सारे अधिकार उनके खत्म हो जाएं,
क्या ये तो सही बात है? नहीं, सवाल ये है, सवाल ये है, उससे भी आगे बढ़ के अगर वो तलाक नहीं माफ कीजिएगा, उससे भी आगे बढ़ के अगर इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं दी जाए और अलग कर दिया जाए तो क्या कहेंगे? लेकिन उनको कम से अगर इन्फॉर्मेशन भी ना माफ कीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन भी ना दी जाए, लेकिन उनसे यह हक नहीं छीना जाता है कि वो अदालत जाएं। अरे तो और वो बाकायदा तलाक, हमारे यहाँ जितने भी ट्रिपल तलाक के इंसिडेंट माजी में हुए हैं, सब हस्बैंड को जेल जाना पड़ा है, सब हस्बैंड को जेल जाना पड़ा है। हमको कभी भी ऐसा, इसलिए कि वो कोर्ट गई हैं, उनके ऊपर मेंटली हरासमेंट का, उसके ऊपर डॉरी एक्ट लगा है, मेंटली हरासमेंट का लगा है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट लगा है, और उसके तहत वो जेल गए हैं। तो कैसे नहीं उसको सजा मिली है? डोमेस्टिक वायलेंस एक अलग चीज है, और ट्रिपल तलाक को मेंटली हरासमेंट में लिया गया, मेंटली हरासमेंट में लिया गया, लेकिन ट्रिपल तलाक जी कब आया था? 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, जब भी मतलब आया 2005 हो, तक सब कुछ ठीक है, उसके बाद ट्रिपल तलाक हो गया, इसलिए जायज है। ये क्या बहस जा रहा है? बातें कर रहे हैं। एजाज साहब, बात ये नहीं है, जायज की आप बात हो अगर रही है। माने, एक मिनट, पिंकी आनंद जी आज कुछ की कह रहे हैं। तारीख में, अब तो खैर जजमेंट आ गई है, बहस कोई फायदे की नहीं। जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, बेबुनियादी है, गैर कानूनी है, इसलिए खत्म है, चाहे अब उसको चाहे या उसको ये। लेकिन ये कहना कि इस सिचुएशन को आप मत डील कीजिए क्योंकि और चीज है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसको मत करिए क्योंकि राजनीति है, आप इसकी पहले बात करिए, इसमें गलत है सही है, अगर गलत है तो उसको जाना चाहिए, बाकी जो करना है इन एडिशन करिए। हमेशा एक पहले जो तर्क सामने आता है, अभी जो मामला है ट्रिपल तलाक का खत्म है, पॉलीगमी का जो बहुविवाह है वो है, निकाह हलाला है वो है। आप कहते हैं गैर इस्लामी के बंधु जी, आपको तो बिल्कुल सबसे पहले आपको पिटिशन होना चाहिए था, तो निकाह हलाला को कोई मानता है, आपको पिटिशन होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक, जैसे ट्रिपल तलाक का कानून बन गया, कलअदम हो गया, तो आप ट्रिपल तलाक का कलअदम हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद निकाह हलाला फिर बाकी कहाँ रहा? उसके बाद निकाह हलाला मुफ्ती एजाज साहब, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, आप एक दूसरे की बात नहीं काटते हैं। अब एक एक करके मैं आप तीनों को मौका देना चाहूँगा एक एक बात कहने की अपनी, और सबसे पहले एजाज साहब आप ही को मैं मौका देता हूँ। जो आप ये कह रहे हैं कि निकाह हलाला है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है, तो फिर कौन सा ऐसा डर आपको सताता है कि इस मुद्दे के ऊपर आपकी कुछ मुस्लिम महिलाओं को इस्तेमाल करके कोई राजनीतिक दल कोई राजनीतिक फ़ायदा उठा लेगा? या फिर आप ये मानते हैं कि ये एक समस्या है और इस बुराई को, इस समस्या को हमें दूर करना चाहिए, और मुस्लिम समाज की रहनुमाई का अगर हम दावा करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की मदद करेंगे कि बरसों से जो शोषण चलता आ रहा है मुस्लिम महिलाओं का वो ख़त्म होगा? देखिए, इसके तीनों पहलू पर मैं जवाब देता हूं, बहुत मुख्तसर। अगर ये सामाजिक बुराई है, हमारे आता है हमारे अगर में, से आप शुरू कर रहे हैं, हाँ, अगर है, इसलिए कि हमारे सामने अभी है नहीं ऐसी चीज़, वो आप लोगों ने एक इस तरह का परसेप्शन बनाया है कम्युनिटी के लिए। अगर इस तरह की कोई बुराई सामने आती है तो उस बुराई की रोकथाम के लिए जो कुछ भी कोशिशें हो सकती है हम लोगों की जानिब से कोशिशें होंगी। अगर कोर्ट उसके लिए कानून भी बनता है तो हम कानून का भी समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, कि इस तरीके से 2 दिन 3 दिन के लिए जो निकाह होता है ये बिल्कुल नाजायज़ हराम है और उसको रेप की सज़ा हो जानी चाहिए, फांसी पर चढ़ा दो, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम उस कानून का खैर मकदम करेंगे। दूसरी बात, अगर एक चीज़ सबसे पहले हमें इस बात की निंदा करनी होगी कि जिस चीज़ को समुदाय के लोग, समाज के लोग, स्कॉलर्स खुद कंडम कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारे समाज में नहीं है, ये चीज़ समाज का हिस्सा नहीं है, कानून का हिस्सा नहीं है हमारे, उसके बावजूद उस पूरे समुदाय, पूरी कम्युनिटी से किसी चीज़ को जोड़ करके और एक पूरी तरीके से माहौल क्रिएट करना पूरे देश के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत निंदनीय, बहुत अफसोसनाक बात है। इसकी जो है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी बात जो लास्ट में कहना चाहूँगा कि निकाह 1% अगर हम मान भी लेते हैं, जिस तरीके का बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होता है निकाह हलाला, कि अगर पहली बीवी के जाने के लिए दूसरी तरफ जो है शादी की जाती है, तो अब सवाल यह है कि 3 तलाक पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, तो 3 तलाक को बैन कर दिया है, तो अगर कोई देता है 3 तलाक तो वो होगी ही नहीं, तो फिर उसको जो है निकाह हलाला की क्या जरूरत पड़ेगी? निकाह हलाला तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, वो तो ऑटोमेटिक जो वो पहली बीवी के लिए जायज़ हो जाएगी, और वो अगर उसके बाद भी निकाह हलाला करके और 1 रात 2 रात रख करके फिर 3 तलाक देगा तो वो 3 तलाक फिर वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर तो इतना कंट्राडिक्शन बिल्कुल ही समझ में आने वाली बात नहीं है, वो कानून ही से ये कवर्ड हो रहा है। एजाज अरशद कासमी साहब जो बात कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप इसको एक फीडबैक के तौर पे ले सकते हैं कि आपके समाज में एक बदलाव का मौका है, सुधार का मौका है? क्या आपको लगता है कि कासमी साहब बेशक आपसे डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन समाज में एक बदलाव की हवा है, उसका स्वागत हो रहा है, जो कदम मुस्लिम महिलाएं उठा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ट्रिपल तलाक बैन हुआ और अब निकाह हलाला पर चर्चा हो रही है? देखिए, हम अपनी बात को बहुत ही मुख्तसर में कहना चाहेंगे
कि काज़मी साहब भले व्यक्तिगत रूप से हमको हमारे पर आरोप लगाए, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर थे वो सब मेरी सारी हकीकत, मेरी सारी नीयत और मेरे किरदार को बहुत अच्छी तरह चलिए, आपको मानते सर्टिफिकेट हैं। की जरूरत नहीं जी। है मुझसे या और उनसे, दूसरे आप मुद्दे कि पे जो जी। मुद्दे हैं, जी। नहीं, जो मुद्दे हैं जी। उनको ज़रूर उसको सीरियसली माने और उसको ख़त्म करें, क्योंकि ये इस्लाम का या दीन का या कुरान शरीफ का या हदीस का कोई हिस्सा है ही नहीं। ये निकाह की नीयत से हलाला हराम है, निकाह हुआ ही नहीं, निकाह हुआ ही नहीं, तो फिर ये हलाला कैसा और फिर उसके बाद तलाक कैसा? इसको सिर्फ बलात्कार की सज़ा में धारा में इनको दर्ज किया जाना चाहिए, और जो लोग हलाला कराने के लिए पहुँचे या हलाला कराएं उनको भी सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो उनको गुनाह में मौलाना शामिल हो, माना चाहे चाहिए। वो काजी हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शाइस्ता अंबर जी। पिंकी आनंद जी, आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बरसों तक लोग निराश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ से एक फेवरेबल जजमेंट मिलता है जो समाज सुधार में एक मील का पत्थर साबित होता है या हो सकता है, तो उसका स्वागत भी होता है। इस मामले में कितनी उम्मीद है आपको कि महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि आज का समाज, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे समाज के वर्ग के बड़े लोग हों, चाहे वो कोर्ट है, अल्टीमेटली आज की तारीख में महिलाओं का जो शोषण कहीं किसी भी प्रकार से हो चुका है और ये देखते आए सदियों से, उसको बदलने का, उसको परिवर्तित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अग्रसर है और करती रहती है समय समय पर, हर चीज़ पर। साथ में कानून भी बनते रहे, उस बात पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली एक जो आपका दंड है, एक जो आपका जो कहते हैं बेंचमार्क है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 21 जो आपने कहा, ह्यूमन डिग्निटी, सबसे ज़्यादा क्या एक आदमी को प्यारी है, औरत को प्यारी है अपनी डिग्निटी। उस डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए ये संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का, हमारा समाज का, सबका एक दायित्व है। और ये दायित्व आप अपने आप नहीं एक्सरसाइज करते, आपके पास लोग गए हैं, आपके लिए वर्ग गए हैं, पिटिशंस गई हैं, महिलाएं गई हैं, ग्रुप्स गए हैं कि ये शोषण हो रहा है, इसको आपको देखना है, ये गलत है या सही है। तो उस स्थिति में ये देखना एक लाजमी बात है, और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक के लिए जो 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 डिस्कशन हुई है, उम्मीद तो यही है कि यही तर्क आगे आएगी। जी, कार्यक्रम का समय ख़त्म हो रहा है और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा काशमी साहब कि आज की नहीं, कोई 15 बरस की पहले की बात है, आप ही के संगठन का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था जामिया में। जामिया का जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हॉल है, और जो जितने भी सवाल मैंने ये पूछे हैं, 15 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महसूस किया था कि ये सारे सवाल जायज़ हैं और मुस्लिम समाज को इस पर विचार करने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत है। अफसोस की बात यह है कि 15 साल बाद आप उन समस्याओं को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये वजह हो सकती है, तो मैं कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपको मैंने बात करने का मौका दिया, लेकिन आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि सामाजिक बुराइयाँ, चाहे वो हिंदू धर्म में हों, मुसलमानों के भीतर हों, ईसाइयों के भीतर हों, सिखों के भीतर हों, या दूसरे समाज के तबकों के भीतर हों, दुनिया के दूसरे देशों में महिलाओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, शोषण हुई, उस सब के खिलाफ वक्त वक्त पर आवाज़ उठी, आंदोलन चले और महिलाओं ने अपने अधिकार भी हासिल किए। यहाँ पर जैसा कि मैंने कासमी साहब को बार बार कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी या छोटी हो, ज़रूरत इस बात की है कि जब समाज से किसी भी तबके से, चाहे वो महिलाएं हों, दूसरे तबके हों, उनसे आवाज़ उठे तो उन सवालों को गंभीरता से सुना जाए, उन पर विचार किया जाए और सुधार की कोशिश हो। इसी उम्मीद के साथ सरोकार में आज आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।